नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस के सरकार बनने के दावों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जिन राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो चुकी है वहां पर उसकी वापसी नहीं हुई। उन्होंने बंगाल, बिहार, गुजरात और असम का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार खत्म हो रहा है। नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनाव के समय मंदिर और सनातन की बात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता पहले हिंदू और सनातन विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन चुनाव आते ही मंदिरों में माथा टेकने लगते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केरल समेत कई राज्यों में कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी दिखाई देती है जो सनातन विरोधी विचार रखते हैं। देखिए, बहुत हास्यास्पद है जब कांग्रेस जो है सरकार बनाने का कहीं दावा करती है। आप देख लीजिए, लगातार जो है जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की एक बार विदाई हो गई वहां कांग्रेस की वापसी नहीं हुई है। बंगाल में 1972 में विदा हुए थे, आज तक नहीं आ पाए। इस बार 2 सीटें ही है कांग्रेस की। बिहार में जो है 50 साल से ज्यादा होने वाले हैं कांग्रेस को विदा हुए। गुजरात में कांग्रेस को विदा हुए 30-32 साल हो गए हैं। उत्तराखंड में 10 साल हो गए हैं। अभी असम में चुनाव हुए, 15 साल से कांग्रेस विदा है, वहां पे कांग्रेस नाम लेवा नहीं बचा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर बीजेपी की तरफ से बीजेपी कार्यालय पाताल देवी में जिला पदाधिकारी मासिक बैठक और जिला प्रशिक्षण वर्ग तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया, उन्हें गाइड किया। इस बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सुरेश भट्ट ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है। इस बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ साथ प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा, जिम्मेदारियों और कार्यक्रम संचालन को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा की इस योजना समीक्षा बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान नयाल जी, हमारे मेयर साहब, हमारे कैलाश शर्मा जी, सभी हमारे अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारी रूटीन की एक तरह से ये संगठनात्मक बैठक है। पार्टी ने तय किया है कि हर माह के पहले रविवार को हमारे जिला पदाधिकारियों की बैठक होगी, दूसरे रविवार को मंडल की बैठक होगी और तीसरे रविवार को शक्ति केंद्र की बैठक होगी और चौथा और अंतिम रविवार, जो हम सबको मालूम है कि वह हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात भी होती है और मन की बात बूथ पर होती है, तो अंतिम रविवार को बूथ की बैठक और मन की बात का कार्यक्रम। हरबर्टपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर अब सियासत तेज है, जहां विकास नगर के तिलक भवन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पालिका प्रशासन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि आरटीआई से मिले दस्तावेजों में केमिकल, ग्लव्स और तेल खरीद के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए साल 2014 में एक्सपायर हो चुके डंपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं हरबर्टपुर नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर जांच कराकर साबित कर लिया जाए। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में जांच करता है या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक संघर्ष बनता है। हमारे साथी भारतीय जनता नगर पालिका में प्रस्ताव नहीं शामिल किए जा रहे हैं। हमारे 15 से 20 दिन पहले हमने हरबर्टपुर नगर पालिका के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। उसके जवाब में प्रत्युत्तर में वहां की अध्यक्षा ने एक बयान दिया कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमने सूचना के अधिकार में जो हमें मिली सूचना, उन्होंने हरबर्टपुर अपने कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय की दूरी 26 किलोमीटर दर्शाई है। दूसरा, उन्होंने अपने कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय की दूरी 36 किलोमीटर दर्शाई है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? इसके अलावा केमिकल घोटाला, ग्लव्स घोटाला,
वे जो अन्य घोटाले अलग है। उसके अलावा जो गाड़ी डंपर था, उन्होंने दर्शाया कि ये पूर्णतः फिट था। उसकी 2014 में फिटनेस ही खत्म हो चुकी है और 2014 के बाद उसकी फिटनेस नहीं हुई। जनता के बीच में जिस उम्मीदों को लेकर मुझे चुना उसको मैं खरा उतरना चाहती हूँ, तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी और पदाधिकारी भी परेशान है। तो गाड़ी कंडम इन्होंने जो दिखाया, हल्ला मिचा रखा, वो गाड़ी हमारी बराबर कूड़े में चल रही है, पहले से ही चल रही है, वो कभी खड़ी नहीं हुई। जिस गाड़ी को कंडम दिखाया गया। फिटनेस की बात करें, देखो ये तो अधिकारी है, अब फिटनेस नहीं हुई तो करा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना। कांग्रेस वाले हल्ला मिचाएंगे क्योंकि अच्छा काम किसी को हजम नहीं होता, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हरबटपुर नगर पालिका एक अच्छी आदर्श बनने जा रही है, तो उन लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये जांच कराएं, उसमें जो सत्य होगा। हमारा तो वैसे भी एक साल में 2 बार ऑडिट होता है। हरबटपुर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस जहां आरटीआई के आधार पर घोटाले और लापरवाही के आरोप लगा रही है, वहीं पालिका अध्यक्ष सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब सबकी नजर प्रशासन पर टिकी है कि आखिर इन आरोपों की जांच होती है या मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता है। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। इधर चंपावत के लोहा घाट में कुछ लोगों की तरफ से दिन दहाड़े पालिका के नाली में सीवर बहाया जा रहा है। सीवर की गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। दिन दहाड़े सीवर बहाने पर पूर्व सभासद राजकिशोरी शाह ने और लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका लोहा घाट से सीवर बहाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सभासद ने बताया कि सड़क के नालियों पर कुछ लोगों की ओर से कई दिनों से दिन दहाड़े सीवर बहाया जा रहा है। सीवर से निकलने वाली बदबू और गंदगी से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं लोगों ने कहा कि नाली के पास ही हैंडपंप भी लगा हुआ है और लोगों की पेयजल की पाइपलाइनें भी नालियों से ही गुजरकर उनके घरों तक लग रही हैं। मामले में अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने कहा है बयान देते हुए कि पालिका की तरफ से खुले में सीवर बहाने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो ये मामला सामने आया है, इस पर भी संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से खुले में सीवर ना बहाने और सेप्टिक टैंक निर्माण की अपील की है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसके संबंध में पालिका के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही ऐसी कोई सूचना हमें मिलती है, हम त्वरित प्रभाव से वहाँ जो है अपनी टीम या मैं खुद भी मौके पर जाता हूँ और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी की गई है, आगे भी की जाएगी और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपना सेप्टिक टैंक निर्माण करें और जो भी जैसे आपका सेप्टिक टैंक भर जाता है तो उसके लिए पालिका द्वारा व्यवस्था की जा गई है कि एक सीवर सेक्शन मशीन पालिका के पास है। पालिका को एप्लीकेशन आती है तो पालिका उसमें उस सेप्टिक टैंक के जो है निस्तारण सफाई के लिए अपना टैंक भेजेगी, जिससे कि उस टैंक की सफाई की जा सके और लोगों को भी कोई दिक्कत। नगर में ये जो व्यवस्था है शिविर की, ये बहुत ख़राब है। आए दिन ये यहाँ पर ये कांड होते रहते हैं और हमारा ये डिग्री कॉलेज वाली रोड में आए दिन शिविर बहता रहता है। इसमें न पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है और न कोई वहाँ देखने वाला आता है और डायरेक्ट पाइप इनके नालियों में है, जिससे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही है और कॉलेज मार्ग होने से छात्र छात्राएँ वहाँ पर परेशान होती है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 1 साल तक सोना नहीं खरीदे जाने वाले बयान के बाद पौड़ी जनपद में सोने के कारीगर, सराफा व्यापारियों और सोने से बने गहनों के कारीगरों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, सतपुली और लैंसडाउन के बाज़ारों में इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही सोने की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के कारण कारोबार प्रभावित चल रहा है। अब ऐसे में लोगों की ओर से भी सोना खरीदने से दूरी बनाने पर छोटे व्यापारियों, कारोबारियों और कारीगरों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि भारतीय समाज में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि बचत और सुरक्षित निवेश का भी प्रमुख माध्यम माना जाता है। व्यापारियों के अनुसार अगर बाजार में सस्पेंस बना रहा तो आगामी शादी, विवाह और त्योहारों के सीजन में बिक्री प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों ने सरकार से स्वर्ण उद्योग के हित में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की मांग की।
ऐसा है कि मोदी जी ने ये तो कहा कि सोना 1 साल के लिए ना खरीदें, मगर ये राष्ट्र हित में तो अच्छा हो सकता है। हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि 1 साल तक हमारे कारीगर भाई हैं और कारोबार है, किसी का देना है, किसी का लेना है, तो वो कैसे संभव हो पाएगा। बैंक का भी देना होता है, कारीगर भी बेचारे अपने काम करते हैं, उन पर ये काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इससे कुछ ऐसा कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं और कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। बगैर तो हमारा संस्कार हो ही नहीं सकते, पूर्ण हो ही नहीं सकते इस तरीके से। अब क्या कहते हैं कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अपनी लड़की को शादी करता है तो वो चाहे एक ही चीज भी देगा, चाहे अंगूठी देगा, चाहे वो मांग टीका देगा, चाहे कुंडली देगा, लेकिन बिना उसके तो कोई अपनी लड़की का विवाह संस्कार तो संपन्न कर ही नहीं सकता है। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज में। ठीक है, राष्ट्र हित में अगर आप इस चीज का वो कर रहे हो, राष्ट्र हित में अगर आप इस चीज की वो कर रहे हो, मांग कर रहे हो, तो ठीक है, कुछ हद तक आदमी लोग इसको करेंगे भी, लेकिन पूर्ण रूप। इधर हरिद्वार से खबर है, जहां पर परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शाओं के खिलाफ सत्यापन और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन पर शिव मूर्ति चौक से ललतारी पुल तक चलाए गए विशेष अभियान में बिना सत्यापन, बिना QR कोड और दस्तावेजों में अनियमितताएं पाए जाने पर 50 से ज़्यादा ई रिक्शाओं को सीज किया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। जो चुनौती है वो देश, अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल की चुनौती है, और एक हमारे जनपद में एक नवीन पहल ये ली गई है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसने ई रिक्शा की SOP बनाई थी, जो कि बहुत ही कम जिलों में, अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एज़ पर MV एक्ट उनको परमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं तो उनके नंबर्स पे और रूट्स पे किसी तरह का रेगुलेशन एज़ पर एक्ट नहीं है। बट हमने ये जो लोकल लेवल पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके थ्रू हमने ये एक SOP बनाई, जिसमें हमने इनके रूट्स के लिए निर्धारण और इनके ऊपर किसी तरह का रेगुलेशन के लिए जो चालक और वाहन स्वामी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हमने मैंडेटरी किया, और ये प्रक्रिया चली आ रही थी और 31 मार्च को ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो समाप्त हो गई थी। रुड़की से अगली खबर है, जहां पर SSP नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक बार बड़ी कार्रवाई की है फिर से, जहां पर पुलिस ने ATM बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा प्रहार किया है, उस पर बड़ा एक्शन लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 12 ATM कार्ड और कैश भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने एक युवक से 70,000 रुपये की ठगी की थी। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जहां हादसे की चपेट में एक कार भी आ गई। टक्कर इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी भयावह थी कि दोनों बसें और कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया और यातायात बहाल करवा कर हादसे के कारणों की तफ्तीश शुरू कर दी है। हरिद्वार से अगली खबर है, हरिद्वार के हरकी पैड़ी क्षेत्र में मौजूद मोती बाजार में बिना लाइसेंस एयर पिस्टल बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर शिकायत मिलने पर SDM जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई जांच में 2 दुकानों पर अवैध रूप से एयर गन बेची जा रही थी, ये पाया गया और जाँच के दौरान दुकानदारों के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला, जिसके बाद दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। SDM ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस या अवैध तरीके से कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी यूं ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ दुकानदारों द्वारा एयर गन्स की सेल परचेज़ की जा रही है और उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने जांच करी और जांच में पाया गया कि 2 दुकानदार मोती बाज़ार में ऐसे थे जिनके पास एयर गन्स रखी हुई थी, उसकी सेल परचेज़ वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैध लाइसेंस आर्म्स एक्ट के तहत नहीं था।
तो इसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। देखिए हमारा स्पष्ट कहना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो लीगल लाइसेंस के साथ करें और विदाउट लाइसेंस अगर इस तरह की कार्रवाई की जाए होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर से अगली खबर है। विकासनगर में लापरवाही की एक तस्वीर उस समय सामने आई जब मटक माजरी स्थित एक रिजॉर्ट की पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो अचानक खुद ब खुद चल पड़ी और सीधे शक्ति नहर में जा गिरी। बताया ये जा रहा है कि चालक गाड़ी को ढलान पर बिना हैंड ब्रेक लगाए खड़ी करके नीचे उतर गया था। कुछ ही सेकंड में वाहन सरकते हुए नहर में समा गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के समय स्कॉर्पियो के अंदर कोई उस वक्त मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सरकता है और फिर नहर में गिर जाता है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम वाहन को बाहर निकालने में जुटी है और वहीं ये घटना वाहन पार्किंग के दौरान बरती जाने वाली छोटी सी लापरवाही के बड़े खतरे की चेतावनी भी बन गई है। कालाढूंगी के पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप वाहन के चालक के साथ वाहन में बैठे 2 और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया और दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल किया। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। देखिए, हेडल के पास सुबह एक्सीडेंट हुआ है, जो 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस बल पहुंच गया था। तो ट्रैक्टर ट्रॉली और वो जो छोटा हाथी था जिसमें डीजे का सामान लाता था, उसमें 2-3 लोग घायल हुए थे। उनको वहाँ मौजूद पब्लिक की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलौर क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी संख्या में स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत करीब 78 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आज थाना मंगलौर ने स्पेशली चौकी लंढौरा चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि थाना मंगलौर ने करी है। ऑपरेशन प्रहार और सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक पुष्टिकारक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो एनडीपीएस के मामले में पहले से ही वांटेड चल रहा है और इनामी है 5000 का, वो उसके पास स्मैक है और वो कहीं बेचने की फिराक पे है। इस सूचना पर हमारे सीओ मंगलौर और उनकी टीमों ने लगातार काम किया। तो शिकारपुर जाने वाले रास्ते में सघन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार मिला, जिसने अपना नाम हसीन उर्फ तोता बताया। ये वही व्यक्ति था जो स्मैक बेचने की जिसके पास पुष्टि हो रही थी। तो सीओ साहब के मौजूदगी में उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके बैग से 260 ग्राम स्मैक मिली है। ये स्मैक कहाँ से लाता है, किन लोगों को बेचता है, इस पर अभी हमारी टीम काम करेगी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में मदरसों की व्यवस्थाओं और उसके संचालन को लेकर प्रशासन ने प्रशासन की ओर से जांच अभियान तेज कर दिया गया है, जहां पर जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक यानी शुरुआती जांच में कई संस्थानों में अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल महीने की धनराशि रोक दी गई है, यानी उनकी वित्तीय सहायता को रोक दिया गया है। वहीं 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों, वित्तीय अभिलेखों और बाहरी राज्यों से आए बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित हो पाएंगे, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अमित नंद ने बताया कि हरिद्वार जिला में पीएम पोषण योजना से जुड़े कुल 131 मदरसों की स्क्रीनिंग की गई थी। पहले चरण में यानी पहले फेज की जांच में कुल 23 मदरसे स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल पाए गए, जिसकी धनराशि फिलहाल रोक दी गई है। बाकी बचे 108 मदरसों को योजना के तहत नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। हमारे हरिद्वार में पीएम पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं
जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया डाइट जिंदगी में, और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। तो सबसे पहले तो उनको संदिग्ध मानते हुए हम उनको दायरे में लिया है। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसी दिन, और जो बाकी 121 मदरसे हैं उनसे ये अपेक्षा की कि आप खाना बनाते हुए और खाना खिलाते हुए आप शेयर करेंगे फोटो। तो इसमें से 4 मदरसा ने हमें एक दिन भी शेयर नहीं की, 10 दिन का हमने टाइम दिया था। तो उनको भी हमने जांच के दायरे में लिया कि अगर ये हैं तो क्यों नहीं हमें भेज रहे। 3 और मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपना MIS अपडेट नहीं किया। हमारा साल भर का एक डेटा होता है, फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद उनको अपडेट करना होता है, तो उन्होंने भी अपडेट नहीं किया, तो वो भी जांच के दायरे में। हाल ही में प्रदेश में के कृषि मंत्री गणेश जोशी असम दौरे पर रहे, जहां उन्होंने असम के हाथीकुली चाय बागान का अवलोकन भी किया। इस मौके पर उन्होंने चाय बागानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ संवाद किया, उनसे वार्ता की और खुद ताज़ी चाय की पत्तियां तोड़कर उन्हें पारंपरिक टोकरी में इकट्ठा किया। आपको ये बताएं कि गणेश जोशी ने हाथीकुले स्थित चाय फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया, वहां पर भी वो पहुंचे और ये उस दौरान की तस्वीरें भी हैं। जिसके बाद वापस लौटकर मंत्री गणेश जोशी ने अपना अनुभव सबके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं असम दौरे पर गया हुआ था, मुझे बताया गया कि दार्जिलिंग की चाय सबसे बेहतर और सबसे लोकप्रिय है, फेमस भी है। आज हमारी चाय भी बेहतर है, लेकिन मार्केट की आवश्यकता है। हमें अभी चाय के बहुत कम दाम मिलते हैं, इसीलिए अभी हमने एक मार्केटिंग एजेंसी से बात की है जो जल्द ही यहाँ पर आएगी और हम हमारी चाय को ब्रांड के रूप में स्थापित करेंगे और चाय के उत्पाद को भी बढ़ाएंगे। आज जो उत्तराखंड की चाय है वो सबसे, मुझे बताया गया कि दार्जिलिंग की जो चाय सबसे बेहतर है। आज हमारी चाय उससे बेहतर है, लेकिन उसको मार्केट की आवश्यकता है। अभी हम अपनी चाय कलकत्ता ऑक्शन में देते हैं, जिससे हमें उसके बहुत कम दाम मिलते हैं। अभी हमने एक मार्केट एजेंसी से बातचीत की है, तो शीघ्र यहाँ पर आएगी और हम अपनी चाय को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेंगे और चाय के उत्पाद को बढ़ाएंगे। ये अध्ययन करके मैं आए, बाकी मैं कल परसों में प्रेस करूंगा, विस्तृत जानकारी आपको उसमें दूंगा। सर तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जो लाल कुआं में नीट पेपर लीक मामले को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला, जहां उन्होंने ये कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ हैं। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार परीक्षा की गोपनीयता तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है। इससे मेहनती छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी निराशा और आक्रोश है। हर बार पेपर लीक होने के बाद जांच और कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन दोषियों पर और आरोपियों पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं होने से इस तरह के मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का भरोसा फिर से कायम हो पाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वर्ष भी नीट का पेपर लीक हो गया है। सरकार ने दोबारा एग्जाम करने की तैयारी कर दी है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी कहूँगा, जो सरकार आत्ममुग्ध है और हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, अपने बेहतर मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट में तैयार रहती है, और उस सरकार से हम किस पारदर्शिता, किस अच्छे एग्जाम की और कौन से युवाओं के भविष्य की उम्मीद करें। हमें इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।